प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु का अग्रवाल का नमस्कार। अब ये शनिवार को पिछले यानी 19 जुलाई 2025 को चाइना के चीन के प्राइम मिनिस्टर ने एक हाइड्रो पावर स्टेशन की नींव का पत्थर रख दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और ये दुनिया का जो सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन है, मैं उससे फुल टाइम से इसका पर्पज जो है मेनली अभी तो फ़िलहाल तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, बिजली, और ये इससे जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। आबादी तो वहाँ पे बहुत कम है। बहुत बड़ा ये हाइड्रो पावर, शायद दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बन रहा है, क्योंकि जो ये तिब्बत में बहती है नदी, ये सारे जितनी भी नदियां हैं तिब्बत में, ज़्यादातर का ओरिजिन तो कैलाश मानसरोवर लेक है, कैलाश हिल और मानसरोवर लेक, जहाँ पे उसके पानी बर्फ़ का पिघल के और झील में आता है। तो इंडिया में तो इतनी बड़ी धार्मिक महत्व है, तो यहाँ से हर साल जो है तीर्थ यात्री जो है कैलाश मानसरोवर जो है यात्रा करने जाते हैं। बीच में तो 4 साल 5 साल बंद थी, इस साल फिर चालू हो गई है। तो ये कुछ ऐसा इसका, क्योंकि मैं तो जो है 34 साल बल्कि 35 साल इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में इंजीनियर नौकरी की। तो नदियों के रिवर्स के फ्लड देखने का, उसे समझने का बहुत कुछ मौका मिला। 35 ईयर्स का प्रोफेशनल कैरियर एक लंबा टाइम होता है। तो ये जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो इंडिया में कहलाती है, ये चाइना में यालंग तांसपो कहलाती है, तिब्बत में नदी है। और ये तकरीबन 2700 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद एक शार्प यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट अपोजिट। तो वहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है। तो ये डैम तो बनते रहे, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हुआ, ये तो कुछ भी नहीं। 1000 साल पुरानी पानी वाटर मैनेजमेंट। मैंने एक मैगजीन चालू की थी, क्वार्टरली मैगजीन, और उसका नाम मैंने रखा था जलाधिपति, क्योंकि हम जो थे इंजीनियर जो थे तो वाटर मैनेजमेंट, तो जल को जो का मैनेज करे वो अधिपति उसका राजा, तो इसलिए उसका नाम रखा था जलाधिपति। मैं 30 साल उसका फाउंडर एडिटर रहा था, 1988 से 90 तक। तो उसके बाद भी रिटायर तो 2005 में हुआ। तो 2001 से लगा कि 1971 से लगा के 2005 तक ये 34-35 साल का मेरा तजुर्बा है। अब मैं उसको सबको रीड करता हूँ, उसको रिविंड करता हूँ। तो ये बड़ा है कैलाश मानसरोवर। इससे एक तो ये यालंग रिवर निकलती है वेस्ट साइड से, और ईस्ट साइड से इंदुस, जिसको सिंधी नदी कहते हैं, वो लद्दाख के इलाके से, नॉर्थ ऑफ लद्दाख अब उसमें पाकिस्तान चली जाती है। और फिर जाके अरबियन सी में मिल जाती है सिंधु रिवर। उसमें बीच में और बहुत सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलुज है, चिनाब है, झेलम है, ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, रावी है, उसके ट्रिब्यूटरीज हैं ये। अब यहाँ भी समझ लिया डिफरेंस कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में फ़र्क क्या होता है। जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं
एक नदी बड़ी होती है, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, तो छोटी नदियाँ उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। अब वो सब मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती है। तो शुरू में बिगनिंग में तो उसमें थोड़ा ही पानी होता है, मगर फ्लो बहुत तेज होता है क्योंकि पहाड़ी के इलाके में होती है। और जैसे जैसे मैदान के इलाके में आती है तो उसका फाट बढ़ जाता है, पानी भी बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी आके मिले ही ना उसकी। तो सिंधु रिवर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, नदी नाले आके उसे मिलते हैं और बाद में आके वो समुद्रों में मिल जाती है, अरेबियन सी में सिंधु। तो इसकी एक साइड से तो सिंधु रिवर निकली और दूसरी साइड से जो है इसके कैलाश मानसरोवर लेक जो है ये यालडंग निकली, जो कि पहले तो अरुणाचल में आता है। तो उसको अरुणाचल में आते उसको बोलते हैं सियांग रिवर। और फिर आगे चल के आसाम में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। वही नदी जो है जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको बोलते हैं पद्मा, माफ की जमुना, उसका नाम होता है जमुना। और फिर जो ये जमुना जो है गंगा में मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और फिर उसके बहुत सारे ब्रांचेस बन जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी जिनको बोलते हैं, वो फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो यानी कि ये दो बड़ी नदी जिसको हम इंडिया में सियांग कह लें या ब्रह्मपुत्र कह लें, बांग्लादेश में उसको जमुना कह लें, पद्मा कह लें, और गंगा ये सब जाके तो ही मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और जो इधर से चली दूसरी साइड से कैलाश मानसरोवर से लेक से, वो सिंध नदी कहलाई। उसमें ये पंजाब जो ये सतलुज है और नदियाँ मिला के वो मिल जाती है पाकिस्तान में। वहाँ पे भी कई डैम बने हुए हैं, मंगला है, इरिगेशन कैनाल बनाई है, वहाँ से पाकिस्तान को पानी देती है, खेतों के वहाँ के पानी पीने के लिए। तो ये तो दो बड़ी नदियाँ हुई, ये जो मैंने पहली बताई, ये ब्रह्मपुत्र और जिसको सियांग बोलते हैं अरुणाचल में, और बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ये इंडस रिवर मैंने बताया आपको, एक सतलुज नदी है। इसका भी ओरिजिन जो है कैलाश मानसरोवर लेक से ही है, बहुत बड़ी नदी है, इसमें भी बहुत पानी है। और इस जो ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तिब्बत से और फिर पंजाब में आती है। पंजाब में भाखड़ा नांगल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 53-54 में 1953-54 में कंस्ट्रक्शन चालू हुई थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सतलुज जो प्रोजेक्ट है, भाखड़ा जो डैम बना है इसके ऊपर, वहाँ से पानी को डाइवर्ट किया। जब पाकिस्तान से समझौता हुआ था 1960 में, तो पानी जाके और सतलुज का भी पानी उसी में मिलता था, सिंधु रिवर में, और रावी का भी पानी उसी में जाके मिलता था, और झेलम का तो मिलता है अभी भी, और चिनाब। अब ये चिनाब और झेलम तो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई सिंधु, सतलुज रावी ये इंडिया के हिस्से में रह गई। तो रावी का पानी सतलुज में डाल दिया, फिर वहाँ से एक कैनाल बना के वो जो पंजाब से जो राजस्थान डेजर्ट था 1500 किलोमीटर दूर, वहाँ तक पानी ले गए। जो राजस्थान का डेजर्ट था, रेगिस्तानी इलाका था, आज वो 50% जो है हरियाली हो गई है, डेजर्ट खत्म हो गया है, खेती बाड़ी हो रही है, उससे इकोनॉमी वहाँ की बहुत इम्प्रूव हो गई, इकोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई। जहाँ बारिश बहुत कम होती थी अब वहाँ बारिश होने लगी, बाढ़ आने लगी, धुआंधार बारिश होती है राजस्थान में।
तो इससे उस वहाँ की ज़मीन की जो है नहीं उन्होंने बदला राजस्थान का, इकोनॉमी भी बदली, आर्थिक हालात भी बदली वहाँ के आदमियों की, गरीबों की, और पर्यावरण में तो उसमें ह्यूमिडिटी आ गई। और क्योंकि वो कैनाल जो राजस्थान कैनाल, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ गई है, तो पाकिस्तान के इलाके की भी ज़मीन जो है उस सीपेज होगा, ह्यूमिडिटी जो हवा में नमी आई है वहाँ उनको भी फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान का संत का इलाका, वहाँ पे भी बारिश बढ़ गई जहाँ कभी बारिश होती नहीं थी। तो ये सतलुज तीसरी नदी हो गई, चौथी है याक्स है। तो ये भी जो तिब्बत का जो माउंटेनियस इलाका है क्वांग प्रोविंस में, वहाँ से निकलती है, और वहाँ से निकल के ये चाइना में जाती है तिब्बत प्लूसे से, और ईस्टवर्ड जाती है चाइना के, यानी टुवर्ड्स सी जापान, थाईलैंड। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ईस्ट चाइना सी में ये जो शंघाई सिटी है, पहले तो मछुआरों का टाउन होता था, तो शंघाई सिटी बड़ा मशहूर हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन काउंसिल, शंघाई बैंक, बड़ा शहर बन गया। तो वहाँ पे जाके ये इस समुद्र में मिल जाती है, याक्स रिवर। फिर एक और येलो रिवर, वो जो है वो भी वही तिब्बत के माउंटेन से फ्लो करती है, तिब्बतन प्लेटू में। और ये सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर चाइना में, ये भी ईस्टवर्ड फ्लो करती है, पूरा चाइना करके उसे, और फिर ये जाके वाही सी में वहां मिल जाती है समुद्र में। एक और है मेकोंग। अब मेकोंग जब रिवर की मुझे बात आती है तो सन 55-56 की मुझे याद आती है, यानी कि तकरीबन 70 साल पुरानी। तो जैसे ये वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पाकिस्तान का जो सिंधु वाला समझौता कराया था, और जो नदियों का बंटवारा 1947 के बाद, ऐसी इस मेकोंग, इस पर बहुत इंजीनियर लगे थे इंडिया। तो ये मेकोंग जो रिवर है, इस पर भी जो सेंट्रल वाटर पावर कमीशन होता था उस समय में, गवर्नमेंट एक मिनिस्ट्री से, उसने इसको वहाँ इंजीनियर भेजे थे इंडिया से, मेकोंग रिवर इसके डेल्टा रीजन में। ये मेकोंग रिवर जो है, ये भी तिब्बतन प्लेटू से रन करती है, और ये जो है यूनान प्रोविंस होती भी, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और ये साउथ चाइना सी में मिलती है। तो जो ये कंबोडिया में जो था, ये प्रोजेक्ट में बहुत काम हुए थे। लाओस तो छोटा था ये कंट्री, म्यांमार में बहती थी, वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं था वर्ल्ड बैंक का। कंबोडिया में था, और उसके बाद ये वियतनाम में, और फिर उसके बाद ये वियतनाम समुद्र में मिल गई है। तो कंबोडिया में इसके वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, डैम्स, बैराजेस, और इंडियन इंजीनियर्स ने, भारतीय इंजीनियर जाके वहाँ पे काम किया। मेकोंग डेल्टा प्रोजेक्ट कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है ना बहुत सारी, एक बड़ी नदी से छोटे छोटे टुकड़े में बन जाती है, और फिर जाकर समुद्र में मिल जाते हैं सब। तो वो जो मेकोंग डेल्टा रीजन था, उसमें बहुत बड़ा काम हुआ। और ये मेघाल में 10 साल का प्रोजेक्ट था, तो 56-57 में हुआ, ये 60-65 के आसपास पूरा हो गया था। ऐसी जो था ये जो सिंधु रिवर का था, 1960 की संधि, यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक ने काम किया था, पैसा दिया था पार्टीशन के बाद। तो यहाँ पे भी ये हुआ था। ये एक तो बर्मा में ये गई,
दूसरी गई है एक और, तो मैंने बता दिया आपको। ये एक है सलवीन, ये भी थ्रू बर्मा जाती है और ये अंडमान सी में जाकर मिलती है, इंडिया के बे ऑफ बंगाल में। तो ये सब मैंने आपको नदियों की बात बताई है। नदियों पे ही तो आदमी का सिविलाइजेशन बेस्ड है, और क्या है। तो ये टोटल 6 नदियां निकलती हैं तिब्बत से, इसलिए तिब्बत को कहा गया वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया का वाटर टावर, वहीं से सारे पानी फ्लो हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको 6 नदियों का बताया है जो तिब्बत से निकल रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है साउथ एशिया और चाइना, तकरीबन 200 करोड़, माफ की 300 करोड़ की आबादी को सर्व कर रहा है, यानी 40% दुनिया की आबादी हो। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ अगले वीडियो में इसकी और कहानी। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।